हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं के भारती आप सबका तहे दिल स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल भारतीय अध्ययन केंद्र में। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं और कितने तरीके से हल करते हैं। और आपको चूंकि एक वीडियो नहीं मिला है वो ग्राफ का, बस इसके बाद में चूंकि उसके लिए मैंने सारा अरेंजमेंट कर लिया है ना। मैंने ग्राफ यहाँ पे भी पूरी बना ली है, सिर्फ वीडियो इसका रिकॉर्ड करना है। मैंने इसके सब कुछ निकाल के रखा हुआ है, सिर्फ ग्राफ खींचना है आपको। सिर्फ इसके लिए वीडियो बनाना अभी बाकी है, बाकी वो आपको इस वीडियो या फिर एक दो वीडियो के बाद वो बहुत जल्द ही मिल जाएगा। तो उससे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने तरीके से हल करते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है, हमारी जो एनसीईआरटी है, इसमें 3 तरीके से हम लोगों को सिखाया गया है। और आपका जो हेल्पिंग बुक है, साइड बुक है, जैसे भारती वन हो गई, केसी सिन्हा और भी पब्लिकेशन का कोई बुक है यदि 10th क्लास की, तो उसमें 5 तरीके से बताए गए हैं। वो जो दो अलग तरीका है, एक है अनुपात निर्णय विधि, है ना, और दूसरा है तुलनात्मक विधि। तो बिल्कुल वो दोनों भी जो प्रोसेस है सरल करने का बिल्कुल आसान है। और यदि आप एनसीईआरटी में जो 3 विधियां दी हुई है वो भी बिल्कुल आसान है। कोई विधि ऐसा नहीं कि कुछ भारी है ना। तो चलिए हम पहले एनसीईआरटी में जितना है उतना पूरा सीख लेंगे और फिर लास्ट में हम आपको उस दोनों जो अलग तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है उसका भी हम आपको वीडियो को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग हल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारा, और एग्जाम्पल नंबर 7 जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। नाम है प्रतिस्थापन, नाम में ही काम छुपा है ना। प्रतिस्थापन इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापित कर देना, मान को प्रतिस्थापित कर देना, मान को बिठा देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब बैठा देना। क्या बैठा देना? समीकरण वो एक और समीकरण 2, आप जानते हैं ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दो चर एक्स वाई, रैखिक समीकरण मतलब पावर 1, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग सरल कैसे करते हैं? तो नाम है प्रतिस्थापन, मतलब एक से मान निकालकर दूसरे में रख देना। मतलब एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे हम लोग, दूसरे में रख देंगे। इस तरीके से वो एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा और फिर सरल करके सॉल्व कर लेंगे। या फिर दूसरे समीकरण से हम x या y का मान निकालकर पहले वाले समीकरण में रख देंगे, है ना। ध्यान यहां पे यही रखना है कि जिस समीकरण से हम मान निकालेंगे, मान लीजिए हम कि समीकरण 1 से मान निकाला मैंने x का, तो दूसरे में रख रहे हैं। तो जिससे मान निकालेंगे उसे मान नहीं रखना है। यदि हम समीकरण 1 से मान निकालते हैं तो मान अब 2 में रखना है, और यदि आप 2 से मान निकालते हैं x या y का तो समीकरण 1 में रखना है। बस ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि 1 से निकाले 1 में ही रख दिए तो वो 0 हो जाएगा। आप करके देख लेंगे, है ना। तो 1 से चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल इजी सॉल्यूशन। तो आप किसी भी समीकरण 1 या 2 जो आपको आसान लगे, है ना, आप निकाल लीजिए। तो हम 1 से ही निकाल लेते हैं या 2 से निकाल लें? 2 से निकाल लेते हैं। चलिए आप यहां लिखिए समीकरण 2 से, है ना। 2 से क्या, थोड़ा सा हम एक लाइन देखिए तो हम y का मान निकालते हैं। आप चाहे तो x का, अच्छा x का ज्यादा आसान, सिर्फ y उधर कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो हम x का ही निकाल लेते हैं, y का भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 2y, है ना। कैलकुलेशन से बचने के लिए थोड़ा सा दिमाग आगे करना चाहिए कि इसी के हम y का निकालते क्या करते, x इधर करते, फिर 2 से भागते तो एक बटा वाला आ जाता संख्या, है ना। तो बटा वाला से बचने के लिए मैंने x का ही निकाल लिया, सुविधा अपनी। अब ये हो गया आपका समीकरण 3। अब इस x का मान देखिए, मैंने समीकरण 2 से निकाला ना x का मान। अब समीकरण 2 में नहीं बल्कि 3 में, 1 में मान रखना है हमें। इस x का जो वैल्यू आया x 3 - 2y, ये हमें मान x के जगह समीकरण 1 में रखना है। समझ गए ना। हम चूंकि समीकरण 2 से मान निकाले हैं तो 1 में रखना है। तो यहां पे लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, बच्चे लोग यही गलती कर देते हैं, जिससे मान निकालेंगे उसी में रख देते हैं और कहेंगे सरल नहीं होता है। तो ध्यान रखना है, 2 से मान निकाला 1 में रख रहा हूं, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा, 7 लिखना है ये समीकरण 1, और x की जगह, ये x की जगह ये क्या लिखना है हमें, 3 - 2y - 15y बराबर 2 हो गया ना। मान पुट कर दिया x की जगह, 7x था यहाँ पे, x ये पुट कर दिया मान। अब इसको एक चर वाला हो गया, और एक चर वाला समीकरण बहुत इजी है।
एक चर में होगा तो सरल करना आसान है, आप इसे गुना कर लेंगे, 7 तिया ऐसे ऐसे गुना होता है ना, ये जानते होंगे, इसे समझाने की जरूरत नहीं है। 7 तिया 21 माइनस 7 दूना 14y, चिन्ह का ध्यान रखना है, माइनस 15y, ये हो गया 2 आपका, ठीक है। चलिए 21 वो साइड लेते जाइए और ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया 15, 14 दूना 28, 29 हो गया, ये हो गया आपका माइनस 29y, है ना। ये बराबर हो गया आपका 2 माइनस 21, इस 21 को मैंने उधर ले गया और फिर ये जाकर क्या हो गया, या y बराबर हो गया 29 से उधर भाग दे देंगे तो ये घट के क्या हो जाएगा, यही घटा लीजिए, 2 में 21 घटा, 2 में 21 नहीं घटेगा तो 21 में 2 घटाइए तो 19 हो गया, 19 हुआ कि नहीं। और फिर उल्टा घटाएं तो उल्टा चिन्ह लगा दें ऐसे, तो अब ये क्या हो गया माइनस 29 बटे माइनस 19 बटे माइनस 29, तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका 19 बटे 29, ये आपका y का मान निकला। अब x का मान निकालना है, तो ये y का मान अब ये आप किसी में रख दीजिए, 1 2 3 कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि ये पार्टिकुलर मान निकल गया आपका। तो अब चूंकि बनाया मेरा समीकरण 3 है, 3 में ही रखेंगे, इसमें भी रख सकते हैं इसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा बनाया समीकरण 3 है इसलिए 3 में हम रखेंगे, आप किसी में भी रख सकते हैं जो सुविधा हो। अब लिखिए यहां पे समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, x बराबर, जगह में बचाने के लिए मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, कंजस्टेड हो जाएगा क्या, चलिए यहीं लिख देता हूं, ये हो जाएगा 3 माइनस 2y बटे, सॉरी y का मान तो पुट ही करना है ना, 2 गुना 19 बटे इतना हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सरल कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 गुना 38, अब ये दोनों गुना होगा एलसीएम लेंगे तो मैं इसे यहां कर देता हूं, तो 30 या 90 और 3 घटा दीजिए, इसमें हो जाएगा 87 माइनस 38 बटे 29, 17 में से 8 जाए 9 9 8 17, और यहां बच गया कितना 7 7 में 3 जाए 4, इस प्रकार ये आपका हो गया। तो दोनों मान निकल गया आपका, तो यहां लिख दीजिए एक बार 10, इस 10 का मतलब होता है इस प्रकार, हिंदी में लिखना है तो इस प्रकार, इंग्लिश में प्रकार, क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए। देखो तो मैथमेटिक्स में हिंदी और इंग्लिश मीडियम फर्क नहीं पड़ता है ना, आप हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में, समझना आपको हिंदी में है, लिखना आपको इंग्लिश में। तो ये सब जो टर्म है आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 1, तो ये सब नॉर्मली आप सिर्फ मान इंग्लिश का थोड़ा से समीकरण में नहीं, यहाँ पे अब इक्वेशन लिखना है, इक्यू लिख देंगे, प्रतिस्थापन विधि आप सब्स्टिट्यूशन लिखिए। तो इंग्लिश और हिंदी में मैथमेटिक्स कोई अंतर नहीं होता, सीबीएसई वाले चाहे पढ़ रहे हो चाहे कोई भी पढ़ रहे हो, तो मैथमेटिक्स में कोई अंतर नहीं होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी कोशिश करता हूँ लिखने का, तो 10 इस प्रकार, इस हिंदी में लिखना है तो इस प्रकार, इंग्लिश में तो 10 लिखना है ना। तो अब मान लिख दीजिए सेपरेट करके, x बराबर आपका हो गया 49 बटे 29, 49 बटे 29, और y बराबर कहाँ निकला है 19 बटे 29 में निकला है, 19 बटे 29, और ऐसे थोड़ा सा कर दीजिए आंसर। एग्जाम में ऐसा करना इसलिए जरूरी है, तो एग्जामिनर जो आपका कॉपी जांच करेंगे ना, तो वो सिर्फ सवाल नंबर देखेंगे और आंसर देखेंगे, और यदि यहां सही मिला तो वो सही कर देंगे। और जिसकी कॉपी को सहने में उसे कम समय और मजा आता है ना, उसकी कॉपी से नंबर भी कम कटता है। अब वो खोज के लिखेंगे कहाँ लिखा है बेटा मेरा, तो दिक्कत है ना। तो उनको चूंकि हर कॉपी जांचने की उन्हें पर कॉपी उन्हें पैसा मिलता है, जो 4 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जो भी हो, मुझे नहीं मालूम कितना मिलता है, लेकिन इसीलिए मैथमेटिक्स में इसीलिए मैं कहता हूं सजावट होती है। अब सजा के लास्ट में आंसर लिख दीजिए ऐसे सवालों में, तो वो एकदम धाई से यहाँ पे उनका नजर आएगा और तुरंत टिक लगा के वो आगे बढ़ेंगे, और कम समय में आएगा तो फिर वो खुश हो जाएंगे आपकी कॉपी देखकर, और यदि वो खुश हो गए तो फिर आपको नंबर अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर जो 7 है आपका यहाँ पे पूरा होता है ना। तो मैंने क्या बनाया तरीका आपने समझ गया होगा। समीकरण 2 से मैंने मान निकाला, और समीकरण 2 में x का मान निकाला और 1 में पुट किया, बस इजी था। मान निकल गया y का, और y का मान कहीं पर भी रख दीजिए, तो मेरा x 3 नंबर समीकरण बनाया होता, इसलिए मैंने इसमें रखा और ये मान आ गया। तो इस तरीके से इस विधि को कहते हैं
प्रतिस्थापन विधि, इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलते हैं हम लोग एग्जांपल 3 की ओर, आप इसे नोट कीजिए। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर जो 8 है वो हमारा कहता है कि प्रश्नावली जो 3.1 है उसका जो पहला सवाल है उसे सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो पहला सवाल क्या कहता है, एक अफ्ताब है और उसकी पुत्री है और वो उससे कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, देखिए प्रश्न देखिए, अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो मैंने सबसे पहले अफ्ताब का वर्तमान उम्र मान लिया x वर्ष और उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र मान लिया मैंने y वर्ष। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर मेरा 8 है। तो वो कहता है अफ्ताब कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था। 7 वर्ष पूर्व, चलिए क्या होता है 7 वर्ष पूर्व, यदि हम दोनों को 7 वर्ष पूर्व कर दें तो क्या दोनों को 7 वर्ष पीछे करेंगे कि नहीं पीछे करेंगे? हालांकि अभी ये बराबर नहीं है, ये उसका अफ्ताब है, ये उसकी पुत्री है, ये बाप है, ये बेटी है, तो उम्र तो इसका ज्यादा होगा, ये कम होगा। मैं तुमसे 7 गुनी का था। कौन 7 गुनी का था? उसका पिता अफ्ताब था, 7 गुना था। किससे? इस अपनी पुत्री से। इसमें आप 7 से गुना कर दीजिए, समझ गए? तो ये हो गया आपका पहला समीकरण। थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया x माइनस 7, ये हो गया 7y और माइनस 49। x माइनस, देखिए चूंकि हम लोग इसको किस विधि से सरल करेंगे, प्रतिस्थापन, तो थोड़ा सा हम इधर x रख लेते हैं, 7y माइनस 49 प्लस 7 कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x बराबर 7y और माइनस हो जाएगा ये 42। इस समीकरण को हम 1 मान लेते हैं। जब हमें मान पुट करना होगा तो डायरेक्ट x का मान हम पुट कर देंगे, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया अपनी सुविधा के लिए। नहीं तो y इधर लिखते, इसको भी चाहते इधर लिखते, तो अपनी सुविधा के लिए, चूंकि हमें प्रतिस्थापन विधि पता है, इस अध्याय में हमको प्रतिस्थापन विधि ही बनाना है। एग्जाम में आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, यदि मेंशन नहीं है, यदि वहां पे नोट नहीं लिखा हुआ है कि आपको इसी विधि से सरल करना है, तो आप किसी भी विधि से सरल कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, है ना, चाहे आप कोई भी विधि से सरल करें। तो ये हमारा ये हो गया, ये पहला कंडीशन कहता है। फिर दूसरा इसमें कंडीशन क्या है, फिर वो कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद, पुनः 3 वर्ष बाद लेते जाइए उसको, मतलब दोनों साइड 3-3 वर्ष जोड़ देते हैं। 3 वर्ष आगे बढ़ गया, पिता को भी आगे बढ़ा दिए, उसकी पुत्री को भी आगे बढ़ा दिए। 3, मैं तुमसे केवल 3 गुनी का आयु का रह जाऊंगा। तो ये जब 3 गुना रह जाएगा किससे, अपनी पुत्री से, तो इसमें क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। ध्यान रखना है, इधर गुना करना है कि इधर, बच्चे लोग गलती करते हैं, उल्टा गुना कर देते हैं। तो इस चीज को कॉमन सेंस लगाना है, ये पिता है, ये उसकी पुत्री है, ये छोटा है, तो छोटे में गुना करेंगे तब ना बड़ा होगा, तब ना बराबर होगा। ऐसे ये इससे 3 गुना, तो देखिए इसकी उम्र से 3 गुना है कि नहीं है। तो यहाँ पे इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है कि गुना हम पुत्री में करेंगे, है ना, पिता में नहीं तो फिर यही बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए इसको भी सरल कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। 3y प्लस 9, तो ये क्या हो गया, अब हम 3 को इधर, इसको भी उसी फॉर्म में रख लेते हैं। 3y प्लस 9 माइनस 3, ये आपका हो गया, हम नीचे लिख लेते हैं इसको, x बराबर 3y माइनस प्लस 6, इसको मान लीजिए आप 2, है ना। तो ये आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। तो अब क्या करना है, इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से सरल करना है। मतलब 1 से मान निकालिए 2 में रखिए, या 2 से मान निकालिए 1। x का मान निकला हुआ है। चलिए एक चीज मैं आपको यहां बताता हूं, एक विधि तुलनात्मक विधि, जो कि आपकी किताब में, तुलनात्मक विधि क्या होता है ना, दोनों समीकरण से x या y का मान निकालिए और उसको बराबर कर दीजिए। संयोग से देखिए x का मान इतना आया, संयोग से x का मान इतना आया, इस दोनों को बराबर करके लिख दीजिए। इस विधि को कहेंगे तुलनात्मक विधि। तो चलिए अभी हम तुलनात्मक विधि की नहीं चर्चा करेंगे, हम अभी प्रतिस्थापन बनाएंगे। तो इसका मान निकला ही है, हम इसमें रख देते हैं, है ना। हालांकि तुलनात्मक विधि से ही बन जाएगा, ये तुलनात्मक ही हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि सेपरेट करके मैंने लिख ही दिया है। वैसा लिख देते हैं यहां पर, x का मान
चूंकि इसमें भी x का मान सेपरेट कर दिया है मैंने और यहां पर भी सेपरेट कर दिया, तो यहां लिख दीजिए समीकरण किससे रख दें, इससे रख दें, इससे रख दें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर है कि नहीं, तो यहां पे x है, ये मान यहां रख देंगे, इसको प्रतिस्थापन भी कर देंगे, तुलनात्मक भी कह देंगे। तो प्रतिस्थापन तुलनात्मक एक ही टाइप का होता है, तो क्या मिलता है हमें, x की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे ना, तो ये हो गया 7y माइनस 42, ये बराबर हो गया आपका 3y प्लस 6, यहीं पे रखें, ये हो गया। अब क्या करेंगे, बिल्कुल आसान, 7y माइनस 3y, ये आपका हो गया 42, पहले 6 लिखते हैं चूँकि 6 इधर इस टाइप का है, प्लस 42। अब इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, ये आपका हो गया 4y और ये बराबर हो गया 42 और 6 48, y बराबर हमें क्या निकल गया 48/4, तो हो गया ये 12 चौके 48, 12 में ये कट गया। तो आपका इस तरीके से y का मान निकला 12। अब y का मान कहीं रखिए, एक में रखिए 2, समीकरण 2 देखने में छोटा है इसलिए हम लोग इसमें मान रखेंगे, y का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x का मान हमें मिलेगा, x बराबर 3 × 12 प्लस 6, ये क्या हो गया 12 तिया 36 प्लस 6, ये हो गया आपका 42। अब फिर सेपरेट करके आंसर लिखिए, 10 हिंदी में लिखना था इस प्रकार, x बराबर हो गया 42 और y बराबर हो गया 12। अच्छा ये वर्ष हो गया ना, क्योंकि सवाल में वर्ष है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आफ्ताब की आयु, यही पूछ रहा था ना, आफ्ताब की आयु कितनी, उसकी आयु कितनी है। प्रत्येक सवाल है प्रश्नावली 3.8 नंबर जो एग्जाम्पल है उसमें लिखा हुआ है, प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है ना, थोड़ा सा वेरीफाई कर लें कि सही बना कि नहीं। देखिए पहला कंडीशन क्या, 7 वर्ष पूर्व, दोनों को साथ साथ घटाइए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, ये 35, ये 7 कितना हो जाएगा 7 5 12। तो देखिए ये इससे 7 गुना है कि नहीं, 7 से गुना कर देंगे, 7 5 35 हो जाएगा पहला कंडीशन। दूसरा कहता है 3 वर्ष बाद, इसको 3 कीजिए तो आगे 42 3 45, इसको भी 3 आगे कीजिए 15। अब देखिए ये क्या है, इससे 3 गुना है ना, ये देखिए 3 गुना कर दीजिए, बराबर हो गया कि नहीं। तो दोनों बात मेरा वेरीफाई कर गया, इसलिए ये मेरा जो आंसर है ये समीकरण मेरा सही है। तो आप इस कंडीशन को जांच कर सकते हैं आंसर से, इस तरीके से, समझ गए। ऐसा होता है कि एक्स वाई का मान आप इसमें रख दीजिए, दोनों साइड संतुष्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग जांच करते हैं समीकरण 1 या समीकरण 2 को। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर जो 8 है वो खत्म होता है। चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है अनुच्छेद 3.3 में उदाहरण नंबर जो आपका 2 है उसको सॉल्व कीजिए। तो उदाहरण 2 देखिए आप कि उदाहरण 2 का सवाल क्या है, हमारा पेंसिल रबड़ वाला सवाल था। और वहां पे कहता है कि 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ और 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबड़ मिलता है। तो प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मान लिया मैंने प्रत्येक पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और रबड़ का y रुपया। तो पहला कंडीशन है 2 पेंसिल और 3 रबड़ 9 रुपये में मिलता है। और फिर दूसरा कंडीशन है 4 पेंसिल और 6 रबड़ जो है 18 रुपये में मिलता है। इसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। समीकरण 1 जो है, समीकरण 2 जो है, यदि आप इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये समीकरण मिलेगा। देखिए तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 9 दूना 18, यानी दोनों समीकरण एक ही समीकरण है। अब दोनों एक ही समीकरण है तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 करेंगे, तीनों बराबर होगा। और तीनों बराबर स्थिति में क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं, है ना, आश्रित हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। देखिए अनंत हल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सेम प्रोसेस, एक से मान निकालिए दूसरे में पुट कीजिए, या फिर दूसरे से मान निकालिए पहले में रखिए। चलिए किसी से निकाल लेते हैं हम अब की बार y का मान निकालते हैं, है ना। तो यहां पर लिख देते हैं समीकरण 1 से। आप थोड़ा सा
नोट कीजिए इसे, मैं इसे बना के आपको दिखाता हूं। तो आइए दोस्तों देखिए, देखते हैं मैंने इसे कैसे सरल किया। y का मान मैंने निकाला यहाँ पे समीकरण 1 से, 3y मैंने इसको इधर किया, फिर 3 से इधर भाग दिया। जिसका मान निकालना है उसको अकेला कर देना है। हम लोग दोस्तों में क्या करते हैं, किसी का छोटे बच्चों में जब हम लोग थे, जब किसी से झगड़ा होता था, कहते हैं उसको मजा चखाना है, तो उसको मजा चखाना है पहले इसको अकेला कर दो, तब जाके उसको मजा चखाते थे अच्छे से। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आपको मजा चखाना है y को, तो y को अकेला कर दीजिए आप। तो y को पकड़ के रखिए एकदम, और बाकी सबको उधर फेंक दीजिए। इसको पकड़े 2x उधर फेंके, फिर 3 रुक गया इधर, फिर 3 को फेंके नियम के साथ। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुना है तो भाग, भाग है तो गुना, ये नियम है आपका। तो यहाँ पे गुना था, उधर जाकर भाग हो गया, समूचे में भाग हो गया। y का मान अब मैंने 2 में रख दिया, चूंकि 1 से निकाला था तो 2 में रखा। देखिए 4x 6 और y की जगह ये वाला मान रखा है ना, यहाँ रखा 3 3 3 दूना 6 कट गया, और 2 9 18 और 2 दूना 4x और ये 18। अब देखिए ये वाला पार्ट आपका कट गया, तो बचा क्या, 18 बराबर 18। अब तो यहाँ चर ही गायब हो गया, एक्स वाई चर जो था वही गायब हो गया। तो वही गायब हो गया, इसका मतलब ये होता है यदि आपको बराबर आ जाए, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ अनंत हल होंगे, है ना। तो आप चूंकि यहां से पता चलता था a1 बटे a2 से, आपका सवाल यहाँ पे खत्म होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि चर की अनुपस्थिति में इसके अनंत हल होंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं, कंडीशन भी दिखा सकते हैं। यहां तक सवाल आपका खत्म होगा, है ना। यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये कंडीशन है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल खत्म होता है। तो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें भी कहता है कि अनुच्छेद जो 3.2 है उसका एग्जाम्पल नंबर 3 हमें बनाना है। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर ये जो समीकरण है एग्जाम्पल नंबर रॉ, इससे यह स्पष्ट होता है कि x या y के किसी भी मान के लिए आपका समीकरण सही होगा। x चूंकि दोनों समीकरण एक ही है, मतलब कहने का मतलब एक ही समीकरण है, तो आप कुछ भी x का मान ले लीजिए, y का मान दे देगा। आप कुछ भी y का मान ले लीजिए, आपका x का मान देगा। तो इसीलिए इसके अनंत हल होंगे, यानी सभी x के मान के लिए y का मान मिल जाएगा आपको, और सभी y के मान के लिए आपको x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो बस ये वाला यहीं तक आप इसे नोट कीजिए। चल तो आइए देखते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 10 कैसे बनाना है इसे। ये आपका एग्जांपल है 10, और ये जो एग्जांपल 10 जो है उदाहरण नंबर जो 3 था उसी का ये वही चीज एग्जांपल है। वहां पे ग्राफ्स की विधि से हल किया गया था। तो चूंकि ये रेल की पटरी का समीकरण है, तो रेल की पटरी कहीं नहीं मिलती, ग्राफ समांतर होंगे। देखिए यहाँ पे समांतर है ग्राफ आपका, है कि नहीं, ये समांतर है। तो देखते कि प्रतिस्थापन विधि से सरल करते तो क्या आता है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग जानते हैं, समीकरण 1 का मान निकालिए, x या y का किसी का, और समीकरण 2 में रखिए। तो किसी से मान निकाल लेते हैं हम, 1 से मान निकाल लेते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से। ठीक है, क्या मान निकालना है, y या x का, हमको तो x का ही निकाल लेते हैं। y का निकालने में 2 से भाग देना पड़ेगा, तो x का निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, 4 इधर कर लिए और 2y भी इधर कर लिए। ठीक है, अभी इस x का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसका मान रख लीजिए आप 3, कभी जरूरत पड़े तो आगे देखते हैं, ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका हल ही नहीं होगा, क्योंकि इसका हल ही नहीं होगा, समांतर है तो हल ही नहीं होगा। देखिए तो हल नहीं होगा तो क्या कंडीशन है हमारे पास। अब यहाँ लिखिए x का मान 2 में रखने पर, मतलब समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाता है, यहां पर आपका x है तो वहां मान रख दीजिए। 4 माइनस 2y ये हो गया, और प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। देखिए सरल करके 4 दूना 8 माइनस 4y हो गया, है कि नहीं, ये हो गया। उसके बाद फिर बचा यहां हमारे पास 4y माइनस 12 बराबर 0। यहां पर ये आपका कट गया, ये हो गया -4, ये बराबर हो गया 0। तो इस प्रकार से यहां पर देखते हैं, यहां पर भी आपका चर खत्म हो गया, है ना। वहां पर भी चर आपका खत्म हो गया था, वहां LHS बराबर RHS हो गया था, लेकिन यहां पे आपका ये चर जो है -4 बराबर ये 0 आ गया। तो इस तरीके से ये आपको इंडिकेट करता है कि इसके कोई हल नहीं होंगे, है ना। जब ऐसा हो जाए तो इसके कोई हल नहीं होंगे,
है ना। वहां पर देखिए यहाँ पे आपका कभी ये 0 नहीं होगा, लेकिन वहां पे आपका क्या था 18 बराबर 18 आया था, है ना। तो 18 इधर कर लेंगे ना, 18 यदि इधर कर लेंगे तो हो जाएगा 18 माइनस 18, ये बराबर 0 हो गया, यानी कि 0 बराबर 0। ये कंडीशन कब आएगा, जब आपका अनंत हल होगा, तब 0 बराबर 0 मतलब दोनों साइड मान बराबर। लेकिन जब दोनों साइड बराबर नहीं हो, यहाँ पे दोनों साइड बराबर हो ही नहीं सकता। जब ऐसा हो जाए तो इसका ये मतलब होता है कि आपका कोई हल नहीं होगा, है ना। आपका समीकरण बनाए, हल 3 बराबर 3, चर ही खत्म हो गया, इसका दोनों साइड चर खत्म हो गया, 3 बराबर 3 आ गया, इसका मतलब अनंत हल होंगे। और ऐसा आ जाए इसका मतलब कोई हल नहीं होंगे। ये ऑब्जेक्टिव और बारीक नॉलेज ये है। इस दोनों से आपको दोनों दिया रहेगा, ऐसा दिया रहेगा और -2 बराबर इतना, इससे पूछ लेगा आपको ऑब्जेक्टिव में। बहुत बारीक ऑब्जेक्टिव है कि किसके अनंत हल है, किसके कोई हल नहीं है। तो आपको इसके अनंत हल नहीं है, इसके कोई हल नहीं और इसके अनंत हल होंगे, ये बात ध्यान रखिए। 0 बराबर 0 अनंत हल, दोनों साइड बराबर मान हो जाएगा। अनंत हल बराबर नहीं होगा दोनों साइड, तो ये दोनों में क्या है, दोनों का कंडीशन क्या है, दोनों में चर नहीं है, एक्स वाई दोनों में गायब है, नहीं है। लेकिन एक में बराबर दोनों साइड है, एक में बराबर नहीं है। जिसमें बराबर नहीं है इसके कोई हल नहीं होंगे। आप यहाँ a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों निकाल कर आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसका जो आएगा क्या आएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ये वाला अध्याय जो था 3.2 जो है मैंने बहुत अच्छे से कराया है, आप इसे समझ सकते हैं। तो आपका एग्जाम सवाल यहाँ तक खत्म होता है ना। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, आप समझ लेंगे इसे। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10 आपका खत्म होता है। तो जो प्रश्नावली है आपका 3.3 शायद प्रश्नावली बनेगा ना इसके बाद, हाँ 3.3 प्रश्नावली है, तो आप इसे कंप्लीट कीजिए, है ना। आपका एग्जाम्पल नंबर 10 तक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। आप इसे एग्जाम्पल प्रश्नावली 3.3 पूरा कंप्लीट कीजिए। भाषा वाला सवाल जो है, लैंग्वेज वाला, आप उसे भी कंप्लीट कीजिए। और अगला जो प्रोसेस है सरल करने का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, वो आपका जो थ्योरी है उसका, थ्योरी इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ सवाल कैसे बनाते हैं आप देखेंगे, सीख लेंगे। विलोपन विधि है, इसको बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट कर देते हैं, गायब कर देते हैं, है कि नहीं। तो विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं, तो इसे हम अब आगे ये सीखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे और आप अगली जो प्रश्नावली है 3.3 आप इसे पूरा बना के रखिए, है ना। तो इसके बाद हम आप बना कर रखेंगे, फिर आपको 3.3 प्रश्नावली का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप बिल्कुल शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और चूंकि लेट हो रही है थोड़ा सा, 2 दिन गैप रह गया, और ग्राफ वाला जो वीडियो है जल्दी सारी व्यवस्था हो चुकी है, मैंने आपको दिखाया ग्राफ कॉपी वगैरह सब कुछ, पेंसिल वगैरह, तो सब व्यवस्था से रिकॉर्ड करना है और फिर आपको वीडियो मिल जाएगी, है ना। जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपको वीडियो दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।